ये जो रिपोर्ट है ये वाकई बेहद चौंकाने वाली है। ये साफ बताती है कि स्ट्रक्चर की खासा कमी पाकिस्तान में है और इसी वजह से वो खनिजों के लिए बलूचिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। केवल मदरसे और मस्जिद हैं पाकिस्तान में फैले हुए, फैक्ट्रियां नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। ये साफ बताता है कि एडुकेशन वहाँ कितनी लैक करती है, बिजनेस और इकोनॉमी वहाँ पर कितना ज़्यादा लैक कर रही है। जी हर्षा जी, मैं दिवांशु जी को भी सुन रही थी। देखिए, पाकिस्तान जो है इसकी प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो किसी भी देश का जो सामर्थ्य है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें तो हाफिज सईद जैसे लोग पढ़ाते हैं। अगर आप देखें तो कितने सालों तक ही हैड अ पेंशनेबल सर्विस इन अ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1974 टू 1999। अगर इस तरह के लोगों को आप एजुकेशन सिस्टम में रखेंगे तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो स्किल सिखाने की बजाय यूथ का ब्रेन वॉश करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने पाकिस्तान से अपने हाथ क्यों खींचे? आप देखिए, भारत है जो G20 कर रहा है, जो बाकी कंट्रीज को लेके इसरो के जहाज भेज रहा है। दोनों देश साथ में आजाद हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर थी कि हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है और अपनी यूथ को स्किल बेस करा के उनको कहीं ना कहीं भारत की उन्नति में आगे बढ़ाना है। हम आज एक 4 ट्रिलियन करोड़ की इकोनॉमी है। पाकिस्तान कहाँ है हमारे सामने? क्योंकि प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड हैं और इनकी जो ऑल वेदर फ्रेंडशिप थी चाइना के साथ में, वो भी अब खटाई में पड़ती दिख रही है। क्योंकि जो इनका कॉरिडोर था चाइना के साथ में, बलोच लोग उनको अंदर आने नहीं दे रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ अगर चाइना ने देखना कम कर दिया या बंद कर दिया या उनकी तरफ से इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो इनको जाना पड़ेगा बाकी लोगों के पास में टू टेक फंड्स, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप सिर्फ रेलगाड़ी की बात कर लें तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको किस लिए चाहिए? अगर आपको लॉजिस्टिक्स मजबूत करने हैं, आपको सेना को एक से दूसरी जगह भेजना है, आपको फैक्ट्रीज से सामान एक से दूसरी जगह भेजना है। जब आपके पास बेसिक्स ही नहीं है तो आप कहां सपने देख रहे हो मुंगेरी लाल के? और ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। अगर आप रोजगार अपनी यूथ को नहीं दे पा रहे हैं तो वो उनका झुकाव आतंकवाद की तरफ जाएगा, क्योंकि उनको पैसा वहां से मिल रहा है, आतंकवाद के लिए फंडिंग वहां से आ रही है। मस्जिदों में क्या हो रहा था? देखिए, जब हमने भी ऑपरेशन सिंदूर किया है, जब इनके कुछ मदरसे हमने डिस्ट्रॉय किए हैं, तो वहां किसके रिश्तेदार मारे गए थे? मजूर अहमद के। और अजहर मसूद जो है, आप देखिए उसके फैमिली के 14 लोग वहां मरे हैं। किस लिए? क्योंकि इनका काम यही है कि यूथ को आप धर्म की तरफ डालें। देखिए, धर्म से आपका पेट नहीं भरता है। आपको फैक्ट्रीज की जरूरत होगी, आपको शिक्षा की जरूरत होगी, आपको देश को अगर कहीं विश्व पटल पे दिखाना है तो उसके लिए आपका किसी ना किसी चीज में एक एक्सपर्ट होना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान का एक्सपर्टीज जो है सिर्फ आतंकवाद है, क्योंकि उनका जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है वो धर्म बेस्ड है। और बड़ी यूनिवर्सिटीज में अगर जो लोग पढ़ा रहे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा पहले, हाफिज सईद जैसे लोग पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका डायरेक्शन सिर्फ आतंकवाद को बढ़ाने की तरफ है, कारखाने लगाने की तरफ नहीं है। और मानव संसाधन जो है उनको आप शुरू से जैसे डेवलप करेंगे तो वो वैसे ही डेवलप होंगे। तो इसीलिए मिलिटेंसी और कट्टरवाद जो है बचपन से उनको डाला जा रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी इज गोइंग बॉन्कर्स, इट इज गोइंग टू डॉग्स। जबकि हम जब उनके साथ में आजाद हुए थे, आज हमारा देखिए विश्व में कितनी तूती बोलती है। डिफेंस का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चे लैपटॉप धारी जो बच्चे हैं हमारे कितना ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स की कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? उनको भी बेच रहा है। पहले तो सिर्फ चाइना को बेच रहा था, अब वो अमेरिका को वहां लेके आ रहा है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट टेक केयर ऑफ द बेसिक्स इन अ कंट्री। हर्षा जी। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने ये पॉइंट रेज किया, आखिर ये फंड जा आ रहे हैं, ये साफ प्रतीत हो जाता है कि आतंकवाद को पालने के लिए, पोसने के लिए ये तमाम फंड्स लगाए जा रहे हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हालात बने हुए हैं, जो एडुकेशन के हालात बने हुए हैं, उससे तो साफ एहसास होता है कि वहाँ पर तो कोई खर्च हो नहीं रहा। क्यों दिवांशु जी?
देवांशु जी। कि मैं बस बिल्कुल मैं आपसे तो मैं सहमत हूँ, मैं हिमांशु जी के भी सहमत हूँ। देखो, एक अच्छी चीज जो मैं शायद एक लाइन में समझ करना चाहूँ वो यही है कि आज भारत को अगर मैं कंपेयर करूँ तो भारत का यूथ एक लैपटॉप हाथ में लेके वाला है। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो लैपटॉप भारी है, क्योंकि अपनी स्किल, अपनी एजुकेशन, अपनी सर्टिफिकेशन की वजह से जाना जाता है, न कि केवल इंडिया या एशियन मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट। आप देखिए हमारे यहाँ से कितनी आईटी हब्स हैं, उसमें इंडियन परसेंटेज कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट। परंतु आप देखिए पाकिस्तान का यूथ मोर ऑन मोर टुवर्ड्स ट्रेंड बेस्ड पर्सन से बनता जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं मदरसों की हिमांशु मैम ने बहुत सही बात कही कि जब हमने मदरसों को, और आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर केवल और केवल आतंकवाद के खिलाफ, तो क्या मजबूरी थी कि आतंकवाद के खिलाफ की वजह से हमें मदरसों को निशाना बनना था, क्योंकि वो मदरसे ही आतंकवाद की एक बुनियाद रखते। अगर मैं और बात करूँ कि आप देखिए अभी अगर मैं भारत का प्रेजेंट टाइम बात, इस तरीके से भारत में प्रेजेंट में करीबन 18 फॉरेन यूनिवर्सिटीज का आगमन हुआ है। उन्होंने अपना ऑफशोर कैंपस भारत में खोलने की कोशिश कर रही है। आप मुझे एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जहां पर जो कि पाकिस्तान, और बिल्कुल सही बात है, एक साथ आजाद हुए, कहने को तो शायद पाकिस्तान एक दिन पहले हमसे आजाद हुए, पर अगर हम आज बात करें तो वो एक कहीं ना कहीं एक फिस्कल डिपेंडेंस की तरह, चाहे लोन्स के माध्यम से हो, चाहे उन कंट्रीज के माध्यम से हो जो कि उनके और चाइना या बाकी कंट्रीज को पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रेड लाभ दिखे, चाहे वो कॉरिडोर की बात हो, चाहे वो खनिज खदानों की बात हो, चाहे किसी, और इसी कारण से वो उनके लोन, उसी कारण से वो उनको बाकी सहूलियत, बाकी मदद प्रदान करने की कोशिश की करते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये सेंसस रिपोर्ट निकल कर आई है हिमांशी जी, ये साफ बताती है कि क्या हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं। क्यों नहीं ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बेनकाब करती हैं पाकिस्तान का चेहरा, और क्यों उसके बावजूद शह मिलती रहती है पाकिस्तान को लगातार। देखिए, पिछले 70 वर्षों में अमेरिका ने 45 बिलियन डॉलर की मदद पाकिस्तान की है। पाकिस्तान को लोग एक भाड़े की दुकान के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं, उनके हर एक के घर, उनके हर एक के अपार्टमेंट्स आपको बाहर मिल जाएंगे। यू नेम अ सिटी कॉल्ड लंदन, यू कॉल इट दुबई, यू कॉल इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वो अपने जो कंट्री है उसको सिर्फ एक पैसा दोहने की गाय की तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको जनता से, जनता की मैं कहूंगी तरक्की से या देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए तो आसिम मुनीर जो है डोनाल्ड ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी वाला जो फैमिली बिजनेस है उसमें हिस्सेदार है। तो भले ही हम कितनी भी रिपोर्ट्स डिस्कस कर लें, हम कितने भी इनको आंकड़े दे दें, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है वो यही है कि ये बाहर की कंट्रीज से पैसा लेके तो आते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल वहां नहीं होता है जिनके नाम पे ये मांगते हैं। लेकिन अगर ये एडीबी से पैसा ले रहे हैं तो वहां पे भारत हो गया, जापान हो गया, इस तरह के देश बैठे हुए हैं जो चाहेंगे कि ये जो पैसा उनसे लेकर लगाया जाएगा उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, तो शायद कुछ ग्रोथ हमको देखने को मिले। लेकिन जो पैसा ये अमेरिका से या चाइना से लेके आते हैं, तो उससे जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ चंद लोगों की जेबें भरने के लिए होता है। देखिए, अगर बलूचिस्तान में भी ये चाइना को लेके आ रहे हैं तो वो किस लिए? बिकॉज इट इज अ रिच प्रोविंस, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, सोना चांदी है, तांबा है, कांसा, हर चीज तो वहां पे है। लेकिन बलूचिस्तान का डेवलपमेंट क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सारा पैसा ये ले जा रहे थे, वहां के लोगों को सिर्फ 2% पैसा मिल रहा था। सो पाकिस्तान इज वेरी क्लियर कि आप अपना सिर्फ हार, जो हमारा जो अपना हित है वो देखेंगे, जनता का हम कुछ नहीं करेंगे। और आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह की रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं कि ताकि जो पढ़े लिखे लोग, कुछ जो पढ़े लिखे लोग वहां पर हैं, उनको ये समझ में आए कि उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है। देखिए, सिर्फ 22%
जो वहां के लोग हैं वो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, 45% जो है वो सर्विसेज देते हैं। उसके अलावा क्या, हमारे यहाँ देखिए तो स्त्री पुरुष हर समाज हर वर्ग कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। अजीम प्रेम जी हमारे कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटा बिरला अदानी, क्या हमको विश्व पे इतना अच्छा एक रेपुटेशन दिला के बैठे हुए हैं। टाटा की गाड़ियां पूरे लोग खरीद रहे हैं। इतना सुंदर डेवलपमेंट भारत में क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत जो है समावेशी चीजों को लेके चलता है, डेवलपमेंट समावेशी है और हर कोई अपने हिसाब से ग्रो कर रहा है। सरकार कितनी फंडिंग कर रही है, मेक इन इंडिया चल रहा है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये चीजें भारत को एक आर्थिक पावर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। भारत ऐसे जाके किसी से मांगता नहीं है कि आप हमें फंडिंग कीजिए। पीपल वांट टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, people want to come and buy the goods which are made in India and वो एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारी इकोनॉमी कितनी मजबूत है। आप देखिए ट्रम्प कितने टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो स्टॉक मार्केट है बढ़िया खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का तो स्टॉक मार्केट उसी दिन बैठ गया था जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। सो दिस स्पीक्स द मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। एंड क्योंकि हर चीज मिलिट्री से कंट्रोल्ड है, तो ये सारा पैसा जो है मिलिट्री में डाइवर्ट हो जाता है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में। मुझे तो लगता है इनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो भी खत्म हो गई है। कितने लोग हमारे यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए। सो आई थिंक इट इज शेमफुल, इट इज अ शेम ऑन पाकिस्तान कि वो डेवलपमेंट की बजाय आतंकवादियों को पनाह देने में, उनको पालने पोसने में इस तरह के पैसे का इस्तेमाल करते हैं। हर्षा जी। बिल्कुल डॉक्टर देवांशु जी, क्यों नहीं वहां के लोग बगावत के सुर छेड़ देते जिस तरीके से बांग्लादेश में लोगों ने शेख हसीना के खिलाफ छेड़ दिए थे। हालांकि हम बलूचिस्तान के लोगों को तो देखते ही हैं आए दिन किस तरीके से विद्रोह की आग उनके बीच में धधक रही है, तो क्यों नहीं वहां के लोग एकजुट हो जाते? जब भी देखिए यूथ का अगेंस्ट या बगावत करना, मैं आपको सिर्फ दो चीज बताऊं। सबसे बड़ी चीज है कि जो बेस एजुकेशन है, जब उन्हें मदरसों में वही तालीम दी जा रही है, वही चीज बताई जा रही है कि फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन पर रिलायंस, ये सारी चीजें नहीं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब हंसी जी ने एक बात बताई कि किस तरीके से रिलायंस, और मैं बहुत एक सांख्यिक बात, बहुत डेटा प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में यूथ कहा जाता है इट्स नियरली 77.8% ऑफ द यूथ, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग यूथ आई एम टॉकिंग बिलो 30। और आप सरप्राइजिंगली जानेंगे ये बात, पाकिस्तान का डेटा, अगेन मैं ऑफिशियल डेटा 2023 के सेंसस की तरफ से जा रहा हूँ, इज 63%। और यूथ को बगावत के लिए, यूथ को उस चीज के बारे में जानकारी, उस चीज के बारे में, आज आप में अगर किसी को, हम काले को काला या सफेद को सफेद बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें काले और सफेद नहीं बनते। हमें वो तालीम स्कूलों में दी गई, एजुकेशन में दी गई है, और हमें वो कंपैरेटिव एजुकेशन के बारे में बताया। जब मदरसे में आपको वही चीज पढ़ाई जा रही है, यूजर आपकी टीचिंग वही है, तो आपको शुरू से बस एक ही चीज पता है, ये सही है, बाकी सब कुछ है। इंडिया का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एक सोशलिस्ट कंट्री की तरह देखता है। पाकिस्तान में वो चीज कहीं ना कहीं रिलीजियसली बायस है, और रिलीजियसली बायस भी उन लोगों के तरीके से, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि जैसे आप क्या पढ़ा रहे हैं। बगावत यूथ को उस दिन समझ में आएगी जिस दिन जब, और आने वाला समय बहुत दूर नहीं, अगले 5 साल में अगर ऐसी सिचुएशन रही, यूथ को ये समझ में आ जाएगा कि वो यूथ ना तो नेशनल मार्केट में ना तो इंटरनेशनल मार्केट में खड़े नहीं, अलायंस जरूर हो। बलूचिस्तान या पाकिस्तान पे हम बात करें तो जब तक सोर्सेज हैं तब तक नेचुरल सोर्सेज, जिस दिन ये जो हमें लोन दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को, या ताकि उनका अपना एक हिडन एजेंडा है, और जिन लोगों ने ये लोन दिए हैं वो सिर्फ एक, उनको लग रहा है हम आज तक हमें हैं, हम ये पैसे लेकर हमने ये चीज करी। न तो इनकी प्रायोरिटी पे देश है, न ही देश की जनता। और जब इस यूथ इस चीज के बारे में जब तक आएगी, वो पिछली सरकारों पर ये चीज ब्लेम करके निकल जाएंगे और बोलेंगे अब से हम ये चीज नहीं करेंगे। लेकिन हमने इस चीज का देखा है
कि जब